एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों टेनिस क्रिकेट मुमरा में। आज हम आपको थाने जोन के एक ऐसे लेफ्ट हैंडेड प्लेयर से मिलाने वाले हैं जिन्हें मोस्ट स्टाइलिश प्लेयर ऑफ थाने भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं थाने के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर अख्तर शेख की। सो आइए देखते हैं अख्तर शेख हमारे इन T10 क्वेश्चन का कैसे आंसर करते हैं। टेनिस क्रिकेट मुमरा में बहुत बहुत स्वागत है अख्तर शेख आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। T10 क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम जानना चाहेंगे आपको कि आपको घर में आपके क्रिकेट से रिलेटेड सपोर्ट कैसा रहा है। क्रिकेट से रिलेटेड सपोर्ट अगर मैं बात करूं तो मेरे डैडी, मेरी मम्मी, मेरे भाई है, वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे पेपर वगैरह में बहुत सारी कटिंग्स और फोटोज़ वगैरह भी बहुत सारी आई है, इंटरव्यू वगैरह बहुत सारे आए हैं, जिसकी वजह से उनको भी मालूम पड़ा है क्रिकेट अच्छा खेलता है। उस टाइम से लेकर आज तक उन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे और हमेशा बैक करते तुझे जितना खेलना है खेल, जितना तुझे आगे जाना है इसमें जा। तो बोलते ना, घर से अगर सपोर्ट मिलता है तो कोई और प्रेशर रहता नहीं काम वगैरह का, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट था मेरे घर से मुझे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको प्लेटफॉर्म किसने दिया या फिर आपको प्लेटफॉर्म कैसे मिला। प्लेटफॉर्म मुझे जावेद शेख ने दिया, जो कि अपने थाने की है और वो मैचलेस टीम से खेलते थे। मैं एक्चुअली मुझे चांस ऐसा मिला कि मैं बेलापुर की एक टीम थी तो वहाँ से खेला करता था। तो उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि ओपन टूर्नामेंट में बेलापुर के पूरे गांव के जो बच्चे जो मिलके आते हैं, उनमें से उन्होंने एक मुझे भी सिलेक्ट करके बोले थे कि तू भी खेलना आना। तो वहाँ पे मैचलेस की टीम तो जावेद शेख खेलने आए थे। तो वहाँ से मुझे जावेद शेख ने ये बोले करके तू इधर कैसे, क्योंकि वो थाना का प्लेयर था, मुझे भी पहचानता ही था। तो मैंने बोला ऐसा ऐसा बात हो गई जावेद भाई, मैं बेलापुर की टीम से खेलने आया हूँ। तो फिर वहाँ से फिर उन्होंने मुझे पूछा करके तो हमारी मैचलेस टीम में खेलेगा क्या। फिर वहाँ से मेरा क्रिकेटिंग करियर जो मैचलेस की टीम से शुरू हुआ। तो बेसिकली जावेद शेख ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया क्रिकेट से। जी बिल्कुल सही। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं T10 क्वेश्चन विद अख्तर शेख। आपसे सबसे पहला सवाल, आप हमें बताइए आपका सबसे पहला क्रिकेटर फ्रेंड कौन है, प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल दोनों में। क्रिकेटर फ्रेंड अगर मेरा सबसे पहले कोई है तो मेरे ख्याल से मुमरा के अकबर शेख है, अकबर खान नाम है उनका। क्योंकि हम लोग कॉलेज में NKD कॉलेज में थे, जो थाना में कॉलेज है, हम साथ में ही पढ़ा करते थे और कॉलेज की टीम से हम लोग खेलते थे। तो वहाँ से मेरी उससे दोस्ती अच्छी हो गई और फिर वहाँ से हम लोग की प्रोफेशनल बोले या नॉन प्रोफेशनल बोले, दोनों जगह पे एक ही साथ खेले भी हम लोग। प्रोफेशनल टीम में विनर में वो खेला भी मेरे साथ और नॉन प्रोफेशनल में हम लोग थाना में एक साथ खेलते भी थे। तो वो मतलब सबसे पहला फ्रेंड मेरा अकबर खान ही होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि देखा गया है आप खुद एक परफेक्ट ऑलराउंडर हो। सो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल में आपको एक एक परफेक्ट ऑलराउंडर लेना हो आप ही के जैसा, सो आपकी नज़र में किसका नाम आएगा। प्रोफेशनल में तो मैं एक का नाम तो नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि दो ऑलराउंडर मेरी नज़र में सबसे बेहतरीन थे जो आज तक के मेरे ख्याल से पूरे बॉम्बे में वैसे ऑलराउंडर बन नहीं सके। पूरे महाराष्ट्र बोलो या पूरे इंडिया लेवल पे बोलो, एक तो असलम शेख थे जो अभी इस दुनिया में नहीं है, और एक दूसरे हैं भरत लोहार जो बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे। और रही बात नॉन प्रोफेशनल की, तो अभी उभरते सितारे बहुत से हैं, जैसे तुषार हो गया जो मत्ती की टीम में खेलते हैं, अय्यूब हो गया जो रणजीत में खेलते हैं, और ऐसा एक मुमरा के सैफ है जो मेरी नज़र में सबसे अच्छा ऑलराउंडर है, और कलवा से छोटू होंगे। ऐसे 3-4 प्लेयर हैं जो ऑलराउंडर जो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं और जो नाम लेके भी जा रहे हैं ऊपर तक। तो अगर इनमें से किसी एक को चुनना हो आपको, सो आपकी नज़र में कौन होगा वो एक। इनमें से अगर एक है तो नॉन प्रोफेशनल में मैं सैफ को चुनूंगा, क्योंकि सैफ के पास एबिलिटी और कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो इतना बोलते ना हाईलाइट हुआ नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में सैफ बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। और रही बात प्रोफेशनल की, तो एक को अगर मैं लेना चाहूँ तो असलम शेख को लूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि देखा गया आप काफ़ी सालों से क्रिकेट खेल रहे हो, सो आपकी काफ़ी बातचीत होगी प्रोफेशनल क्रिकेटर से भी और नॉन प्रोफेशनल से भी। सो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको क्रिकेट से रिलेटेड चैट करने किस प्लेयर के साथ अच्छा लगता है। क्रिकेट से रिलेटेड चैट करने मुझे अक्सर करके देखा जाए तो शांतनु गायस्वर जो सर थे, जो संतू सर बोलते थे, हमारे मैस्टर्स टीम में खेलते थे, जिनको लकब भी सर का मिला था। तो अभी आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि जो इंसान को सर का लकब मिलता है तो उनके पास कितनी नॉलेज होगी। क्रिकेटिंग सेंस और क्रिकेटिंग नॉलेज मेरे ख्याल से उस आदमी के जैसी नॉलेज शायद ही किसी को होंगी। और एक असलम सरगुरु थे, उनके पास भी बहुत नॉलेज थी। ये दो इंसान ऐसे हैं जिनके पास क्रिकेटिंग नॉलेज बहुत ज़्यादा थी और मैं बहुत ज़्यादा कुछ सीखा इन लोगों से।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि हमने देखा है आपके क्रिकेटिंग करियर में काफ़ी आपकी नज़र में मेमोरेबल मोमेंट्स है, हमने देखा है काफ़ी बार आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए, लेकिन एक साइड हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके क्रिकेटिंग करियर का कोई बुरा दौर था, आपको लगा कि ये मेरे करियर का सबसे मुश्किल वक्त होगा? बुरा दौर तो तब आया था एक्चुअली, मैं जब नया नया क्रिकेट स्टार्ट किया ही था, उस वक्त प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा था। मैं एक्चुअली काम भी करता था, मतलब मैं पढ़ाई भी करता था, साथ साथ में घर की इतनी कैपेसिटी थी नहीं फैमिली की, तो मैं काम भी करता था। तो उस वक्त मैं कांच का काम करता था, जो ग्लासेस होती है उनका काम करता था। और हम लोग वो ग्लासेस बोलते ना बाइक पे लेके जाते थे, बड़े बड़े मिरर्स, बड़े बड़े ग्लासेस। तो उस टाइम में मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरे दोनों हाथ कट गए थे। तो उस वक्त मेरे दोनों हाथों पे स्टिचेस आने की वजह से 3 महीने तक मैं बेड रेस्ट था। उस टाइम पे सबसे बुरा दौर ये था कि क्रिकेटिंग सीजन स्टार्ट भी हुआ था और मैं क्रिकेट को इतना ज़्यादा मिस कर रहा था कि सब लोग को देखता था कि कैसा खेल रहे हैं। मैं बस सेंट्रल मैदान में जाता था और बैठता था और रोता भी था काफ़ी कि मेरे साथ क्या हो गया, शायद अभी मैं कभी खेल नहीं पाऊँ, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि दोनों हाथ कट गए थे एक साथ मेरे। तो वो दौर मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल दौर होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि हिस्ट्री में से ऐसा कौन से बॉलर है जिनको आप फेस करना चाहते हो? हिस्ट्री में ऐसे बॉलर मेरे ख्याल से राहुल 11 में करुणाकर कोटियन खेलते थे, जिनकी हाइट लगभग 6 फीट के ऊपर होगी, 6 फुट 3 इंच या 4 इंच होंगी। उनका हाई आर्म एक्शन था और इतना स्किटी एक्शन था कि लेफ्टी बैट्समैन को, मेरे ख्याल में मैंने कभी उनको 6 मारते हुए किसी को देखा नहीं। मतलब लेफ्टी बैट्समैन, वो राइटी बॉलिंग डालते थे, उनको मैंने 6 मारते हुए देखा नहीं किसी को। तो अगर फ्यूचर में मुझे किसी को फेस करना है तो करुणाकर कोटियन को करना पड़ेगा। और अगर किसी बैट्समैन को बॉलिंग करने का मौका मिले, हिस्ट्री में से कोई बैट्समैन को आपको बॉलिंग करने का मौका मिले, तो कौन से बैट्समैन को बॉल डालना चाहोगे? ऑब्वियसली उमेश मांजरेकर को डालना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग मैचलेस में एक ही टीम में साथ में खेलते थे, तो ज़्यादा करके बॉलिंग डालने का कभी मौका उनको मिला नहीं मैचेस में। तो हाँ, अगर किसी को बॉलिंग डालना है, क्योंकि मैंने उनके बारे में बहुत सुना हूँ और बहुत देखा भी हूँ, वो लेजेंड प्लेयर थे और आज भी है। अगर कभी मौका मिले तो मैं उमेश मांजरेकर को डालना चाहूँगा बॉलिंग। जैसे कि हमने देखा था, आपने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था कि आपको स्लिप लगाकर कैच आउट लेने में काफ़ी अच्छा लगता है। सो हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब आप बैटिंग करते हो, सो कैसे आउट होना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जिससे आपको बिल्कुल चिढ़ आ जाती होगी? बैटिंग करते वक्त तो मेरे ख्याल में रन आउट होते हुए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है रन आउट होना, क्योंकि क्रिकेटिंग सेंस अगर देखा जाए तो सबसे खराब विकेट अगर कोई क्रिकेट में है तो वो रन आउट का ही है। क्योंकि अगर आपके पास स्किल है 6 या बाउंड्रीज मारने की, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप 1 या 2 रन के लिए रन आउट हो जाओ। तो इसलिए सबसे बुरा विकेट अगर कोई है तो रन आउट का ही है, और जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अगर आप किसी बैट्समैन को रन आउट कराते हो, सो वो क्या कहेंगे आपसे? देखो, वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अगर कोई भी बैट्समैन को रन आउट करा, अभी सिचुएशन ऐसा आता है कि लास्ट ओवर है, मतलब 7 बॉल बची है और मेरे पास स्ट्राइक रखना है मुझे। अगर वो ओवर में लास्ट ओवर में 20 रन कुछ चाहिए और सामने वाले से ज़्यादा अगर कैपेसिटी मेरी है तो मैं उसको रन आउट करवाऊंगा, और ऐसा बहुत बार हुआ भी है। ओपन क्रिकेट में मैंने बहुत से प्लेयर लोग को रन आउट कराया भी हूँ और मैच क्लियर भी किया हूँ, क्योंकि मेरा सिचुएशन ऐसा आता था हमेशा कि लास्ट की 2 ओवर खेलने ही मिलती थी मुझे, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक लेना पड़ता था और मैच क्लियर करना पड़ता था। तो ऐसा बहुत बार हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपसे पूछा जाए ऑल ओवर थाने में, थाने, कलवा और मुमरा में आपको 2 फेयर प्ले टीम चुननी हो, तो आपकी नज़र में कौन सी ऐसी 2 टीमें जो सबसे फेयर क्रिकेट खेलती है? ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि आज के दौर में मेरे ख्याल में आपको लगता है कि ऐसा फेयर प्ले खेलने वाली टीम्स बहुत कम है। लेकिन फिर भी अगर थाना का क्रिकेट पिछले तुम 2 से 3 सालों में देखोगे तो एक कमेटी बनने के बाद क्रिकेट में थोड़ा बहुत ज़्यादा सुधार आ गया है। अपन कमेटी वालों को भी एकदम थैंक्स कहेंगे। तो विश्वास 11 एक ऐसी टीम है जो फेयर प्ले क्रिकेट खेलती है, और दूसरी टीम है वो रंजीत स्पोर्ट्स, क्योंकि उनका भी शेखू भी जो है वो भी अच्छा इंसान है, तो उनकी टीम को बराबर लेके चलता है। ये 2 टीम मेरे ख्याल से बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है जो फेयर हो। और अगर फेयर प्लेयर पूछा जाए तो? फेयर प्लेयर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स हैं, उनमें से 2 ही प्लेयर सिलेक्ट करना है। लेकिन जहाँ तक कि मेरा ख्याल है तो एक तुषार पवार है, जिनको हम मुक्का बोलते हैं। उनको मैंने कभी देखा नहीं आज तक किसी भी बॉलर को आउट अगर हो भी गए तो मतलब बॉलर ने अगर जोश दिखाया भी उनको तो उन्होंने कुछ बोला है रिटर्न में उनको जवाब में।
और दूसरे अगर कोई प्लेयर है तो वो हनीफ अन्ना है। हनीफ अन्ना क्या आज तक तो मैंने मुंह से कभी आवाज़ ही निकलते देखा ही नहीं। वो मतलब बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, फील्डिंग भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर लेते हैं, लेकिन बोलते ना क्रिकेट में थोड़ी आवाज़ भी रहती है, लेकिन उनके मुंह से कभी मैंने आज तक आवाज़ सुना नहीं, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे वो टीम का जोश हो। तो ये दो प्लेयर है जो फेयर प्ले अवार्ड के लिए मतलब मेरे ख्याल में बेस्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने काफ़ी जगह पर ट्रैवलिंग में टूर्नामेंट्स खेली है, काफ़ी लंबा लंबा आप टूर करते हो, सो ट्रैवलिंग में आपको ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जो सबसे ज़्यादा कॉमेडियन लगता है? ट्रैवलिंग में सबसे ज़्यादा कॉमेडियन अगर कोई है तो मेरे ख्याल से साजिद लाला है, क्योंकि साजिद लाला की जो कॉमेडी होती थी, हम लोग अक्सर करके साजिद लाला होंडो में हम लोग 4-5 जन का ग्रुप बना के एक कार में होते थे, क्योंकि सब टाइम पास जितने भी लड़के लोग रहते थे हम लोग एक ही कार में होते थे। तो साजिद लाला जैसा टाइम पास कोई भी नहीं, क्योंकि वो बोलते ना बॉम्बे के डोंगरी के इलाके में डोंगरी वाले कैसे रहते हैं आपको भी मालूम है। तो सबसे बेस्ट मेरे ख्याल से साजिद लाला ये जो कॉमेडियन है। सो अगर ट्रैवलिंग में आपको किसी के बाजू में नहीं बैठना हो तो ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो आपको लगता है कि ये बहुत बोरिंग है, इनके बाजू में नहीं बैठना चाहते? ट्रैवलिंग में मेरे ख्याल से अगर किसी के पास मैं नहीं बैठना चाहूँगा तो वो शाहिद शेख है, जिनके बाजू में बैठना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैंने आज तक कभी देखा नहीं शाहिद को कि ट्रैवलिंग में जगते हुए। जब भी हम गाड़ी चलाते थे शाहिद का एक ही काम था, बस सोना सोना और सोना। बस मैं एक ही बात कहूँगा कि शाहिद के साथ बैठना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि गाड़ी अगर चलाना है तो अपने बाजू वाला जो होता है वो ना सोए तो बेहतर है, लेकिन पता नहीं शाहिद ने इतनी नींद लाया कहाँ से जो बस गाड़ी में बैठते से ही सो जाता था। आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए स्लेजिंग से रिलेटेड कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपको लगता है कि ऑन ग्राउंड सबसे ज़्यादा स्लेजिंग करता हो? स्लेजिंग में तो मेरे ख्याल में आज तक कि मैंने देखा हूँ किसी को स्लेजिंग करते हुए तो वो ओमकार देसाई को देखा हूँ, क्योंकि वो हर ग्राउंड पे सिचुएशन के हिसाब से स्लेजिंग करता है। ऐसा मतलब बोलते ना किसी से दुश्मनी नहीं है पर्सनली, बस बोलते ना ऑन फील्ड एक गेम को एक चेंज देने के लिए, एक माइंड को डाइवर्ट करने के लिए बैट्समैन की वो स्लेजिंग करता है। हम लोग दुबई खेल रहे थे तो मैं ओमकार देसाई एक ही टीम में थे और सामने वाली टीम में बंटी पटेल था ओपोनेंट टीम में, और हमारा सेमीफाइनल मैच चल रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। उस टाइम पे मैंने देखा उसको कि बंटी पटेल जब बैटिंग पे आए तो उसको इतना छेड़ दिया था ओमकार ने, इतना छेड़ दिया था कि बंटी पटेल मेरे पास आके बोला अक्कू भाई यार उसको ओमकार को समझाओ ना कि क्या को इतना छेड़ रहा है। तो मैं भी समझ गया कि ओमकार की स्ट्रैटेजी है क्या, वो तो बैट्समैन का माइंड डिस्टर्ब कर रहा था। तो मैंने भी फिर बोला ओमकार को जान दो ओमकार इतना मत छेड़, अच्छा नहीं लग रहा है, वो रोने पे आ गया करके। और वैसे ही हुआ, वो गुस्से में बंटी पटेल ने शॉट मारने गया और आउट हो गया और उसकी वजह से हम लोग मैच जीत गए। आपका सबसे आखिरी और 10वां सवाल, अगर आपसे पूछा जाए कि एज ए कैप्टन आपको प्रोफेशनल से खेलने के लिए एक टीम बनानी हो जिसमें थाने, कलवा और मुमरा से आपको प्लेयर्स चुनने हो, सो आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी? थाने, मुमरा और कलवा से एक टीम चुनने हो प्रोफेशनल के लिए जी, तो मेरे ख्याल में आज की तारीख में जो सब थाने में भी क्रिकेटर्स बहुत अच्छे हो गए, और मैं पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में बोलते आ चुका हूँ कि थाना के प्लेयर्स ऑलमोस्ट बहुत अच्छा खेलने लग गए पिछले 4-5 सालों में, क्योंकि आप खुद भी देख रहे हैं कि थाना में हम लोग बॉम्बे की टीम में जो हम थाना के 4 प्लेयर खेल रहे हैं तो वो सिर्फ खेलने रहे, अच्छा हम लोग ने नाम कमाया है बहुत सालों से, और जावेद ने भी बहुत नाम कमाया, जैसे नासिर ने भी बहुत नाम कमाया। तो एक थाने की टीम अगर अभी यंग जनरेशन के साथ अगर लेके बनाऊं तो मैं ऐसी टीम बनाऊंगा कि मेरी टीम में लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन की ओपनिंग जोड़ी होंगी। जैसे मैं केतन पाटिल को ले लूँ, केतन पाटिल को मैं लगभग 10 से 12 सालों से देख रहा हूँ कि वो वाकबेल टीम को बहुत अच्छा ओपनिंग स्टार्ट देते हैं, और एक लेफ्टी बैट्समैन भी है, पावर प्ले में मेरे को काम में आएंगे। और दूसरे उनके साथ अगर कोई बैट्समैन होंगे तो वो मुक्का होंगे, क्योंकि मुक्का लगभग 4-5 सालों से मैं देख रहा हूँ मुक्का को बहुत अच्छी हार्ड हिटिंग कर लेते हैं, और वो कवर्स के स्ट्रोक हो या लॉफ्टेड सामने का स्ट्रोक हो बहुत अच्छा खेलते। तो पावर प्ले के लिए मेरे 2 बैट्समैन, एक केतन हो गया और एक मुक्का हो गया, 2 बैट्समैन हो गए। वन डाउन फिर मैं जॉली बॉयज़ के मुदस्सिर को लूँगा, ठीक है, क्योंकि वन डाउन स्लॉट अच्छा स्लॉट है और मुदस्सिर भी 3-4-5 सालों से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे। 2 डाउन पे लगभग मैं आऊँगा खुद, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसा होता है कि अगर मुझे टीम को साथ लेके चलना है, जैसे मैच को साथ में पकड़ के चलना है तो मैं पकड़ के भी चल सकता हूँ, अगर बीच में स्ट्रोक भी करना है तो मैं स्ट्रोक भी कर सकता हूँ। फिर 4 बैट्समैन हो गए, फिर लास्ट के जो 3 बैट्समैन मैं ऐसे लूँगा जो मैच फिनिशिंग टच दे सके। तो इतने सालों से आपने भी देखा है जावेद शेख जो मैचेस टीम के मतलब सबसे अच्छे और बेहतरीन हार्ड हिटर थे,
तो जावेद शेख को मैं एक लूंगा 5वें पोजीशन पे। उनके साथ साथ मैं एक उभरते सितारे को लूंगा जो कि प्रीतेश जोशी है, जो बालकुम के है। और उसके साथ साथ मैं वाकबिल में अभी जो खेल रहे कासर बड़ौली के अय्यूब शेख, वो ये 3 बैट्समैन ऐसे हों जो मैच का सिचुएशन कभी भी किसी वक्त भी बदल सकते हैं। तो मेरे हो गए ये 7 प्लेयर, ठीक है। अभी बचे मेरे पास 4 बॉलर। तो बॉलिंग में मैं वैसे ही जैसे मैंने 2 लेफ्ट हैंड बैट्समैन खिलाया, वैसे ही 2 लेफ्ट आर्म बॉलर लूंगा और 2 राइट आर्म बॉलर लूंगा। तो 2 लेफ्ट आर्म बॉलर में मैं मुमरा के जावेद कुरैशी को लूंगा। और मती की टीम में एक मया करके खेलते हैं लेफ्ट आर्म बॉलर, उनके पास स्लोअर बहुत अच्छा है, उसके साथ साथ उनके पास चाइना मैन बॉल भी है, तो मैं उनको लूंगा उनके साथ साथ। रही बात राइटी बॉलर की, तो एक मैं एमरूस को लूंगा क्योंकि एमरूस के पास भी दोनों वैरायटी है, ऑफ ब्रेक है, लेग ब्रेक है। और एक पेस की वैरायटी के साथ साथ मैं रवि बुम्बक को लूंगा जो मेरे 11 प्लेयर होंगे, क्योंकि रवि बुम्बक का आप देख रहे हो लास्ट के कुछ 2-3 सालों में बॉम्बे के टॉप मोस्ट बॉलर बन चुके हैं। तो ये मेरी प्लेइंग 11 होंगी जो बॉम्बे की प्रोफेशनल टीमों को लगभग बहुत अच्छा टक्कर दे सकती है। और इनके अलावा आपकी नज़र में कोई 1 से 2 एक्स्ट्रा प्लेयर होंगे जो अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन वो इस टीम में जगह नहीं बना पाए, तो कौन होंगे ऐसे 1-2 प्लेयर? एक्स्ट्रा प्लेयर तो मेरी नज़र में हर वक्त एक है जो मुमरा के सैफ है, जिनका जिक्र मैंने पहले भी किया हूँ कि बहुत अच्छे ऑलराउंडर है और बहुत अच्छे उभरते सितारे हैं, लेकिन वो लैमलाइट में ज़्यादा आए नहीं है। तो मैं एक सैफ को लूंगा। और उसके बाद अगर मैं बोलते ना एक फिनिशिंग टच में अगर मैं किसी प्लेयर को लेऊंगा तो फिर वो हनीफ अन्ना है, जो लगभग मैंने उनको लास्ट के 1-2 सालों में देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा मैच को फिनिश करते हैं और वो भी लैमलाइट उनको भी ज़्यादा मिली नहीं है। तो ये 2 प्लेयर लोग को मैं एक लैमलाइट पोजीशन में लेके आऊँगा। और जब भी अगर मेरा कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया या वो अवेलेबल नहीं हुआ तो मैं दोनों प्लेयर को चांस दूंगा उसको। तो जैसा कि हमने देखा आपने सारे 10 सवालों का बखूबी काफी बढ़िया आंसर किया। तो सबसे आखिर में जाने से पहले हम कुछ बातें भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने देखा है कि टेनिस क्रिकेट में स्पॉन्सरशिप का काफी अहम रोल रहता है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन प्रोफेशनल में थाने, कलवा और मुमरा में ऐसे कौन से 2 स्पॉन्सर है जो आपको लगता है जिन्होंने क्रिकेट को काफी प्रमोट किया है और ये आपकी नजर में बेस्ट स्पॉन्सर है? क्रिकेट को प्रमोट करना तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ एक इंडिविजुअल टीम को प्रमोट करना एक स्पॉन्सर के हाथ में बखूबी होता है, क्योंकि स्पॉन्सर का काम बोलते ना पैसे भी लगाना है और एक टीम को साथ लेके भी चलना है। तो मैं एक तो हमारी टीम का नसीब है जिनको पनवा हम लोग सब प्यार से बोलते हैं, एक वो प्लेयर है, मतलब एक वो स्पॉन्सर है जो मतलब कितनी भी एंट्री हो, कहाँ भी मैच हो, कभी उस बंदे ने मुझे पूछा नहीं कि भाई कितना है पैसा, कहाँ है मैच। जब भी मेरा फोन आता था बट बस उसके जवान पे एक ही रहता था, भाई तुम एंट्री डालो, जहाँ खेलना है खेला। वो मतलब उसने कभी ना बोला ही नहीं। और दूसरे एक महिम कुंबलेकर है जो मुमरा के जॉली बॉयज के है। इतनी बड़ी टीम, मतलब जॉली बॉयज को मैं लगभग 15, 17, 18 सालों से देख रहा हूँ। वो टीम का पोजीशन और होल्ड महीन भाई ने जो संभाल के रखा, इतनी बड़ी टीम, मतलब थाना में बोलते ना 2 ही टीम जो इतनी टक्कर की थी, एक वाकबिल थी, एक श्रीनगर और एक ये जॉली बॉयज, ये 3 टीम मतलब इतनी टक्कर की थी। तो एक इतनी बड़ी टीम को, टक्कर वाली टीम को साथ लेके चलना, महीन भाई ने जितना अच्छा स्पॉन्सर है उतना ही अच्छा वो इंसान भी है और बहुत अच्छे से साथ में लेके चला। तो ये 2 स्पॉन्सर मेरी नज़र में होंगे जो एक टीम को बोलते ना आपकी नज़र में बेस्ट है, बेस्ट। तो जैसे कि हमने देखा आपने काफी बाहर भी क्रिकेट खेला है, जैसे ओपन हाफ में आप काफी क्रिकेट खेलते हो और आपने इंटर में भी काफी क्रिकेट खेला है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि ओपन हाफ और इंटर में क्या डिफरेंस है? ओपन हाफ में और इंटर में डिफरेंस बोलते ना एक सीढ़ी का है, बोलते जैसे हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं, एक सीढ़ी का है। क्योंकि ओपन क्रिकेट में ऐसा होता है कि 11 गांव से 11 प्लेयर सिलेक्ट होके एक टीम बनती है और वो सब स्टार होते हैं। मतलब हर एक गांव का एक प्लेयर स्टार होके एक ओपन टीम में आता है और एक टीम बनती है, फॉर्म होती है। तो वो प्लेयर लोग को बोलते ना कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, क्योंकि उसको भी मालूम है मैं गांव का स्टार हूँ, तो उसको कॉन्फिडेंस ऑलरेडी ज्यादा है। दूसरी बात, उसका क्रिकेटिंग नॉलेज ज्यादा होता है, क्योंकि वो गांव के साथ साथ ओपन क्रिकेट में जब आता है तो उसका सेंस अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि वो ज्यादा टीमों के साथ खेलता है, ऑपोजिशन उसको अच्छी मिलती है, तो सेंस बढ़ते जाता है। नॉन प्रोफेशनल में बस इसी चीज की कमी है कि नॉन प्रोफेशनल में थोड़े जो बाकी के 7-8 प्लेयर होते हैं वो ऊपर के 3-4 प्लेयर पे डिपेंड होते हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम होता है और वो ज्यादा मतलब वो लगभग 12-13 टीम के साथ में ही मैच खेलते हैं।
तो उनकी स्ट्रैटेजी, उनका माइंडसेट उतना फास्ट है नहीं जितना वो प्रोफेशनल क्रिकेटर का है। बस इतना ही फर्क है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो जैसे कि हमने देखा है कि ऑल ओवर थाने में मोस्ट स्टाइलिश प्लेयर्स में आपका नाम आता है। जैसे आप चलते हो, आपकी बॉलिंग, आपकी बैटिंग। सो अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी नज़र में सबसे स्टाइलिश प्लेयर कौन है? मेरी नज़र में सबसे स्टाइलिश प्लेयर, जब से मेरी दोस्ती उससे हुई है उस दिन से लेके आज तक, और अगर किसी ने मेरे से ये सवाल वापस भी किया तो मैं एक ही बंदे का नाम लूँगा, वो है अरशद होंडो। उसके ऐसा स्टाइलिश प्लेयर, उसके साथ स्मार्ट क्रिकेटर, उसकी जैसी पर्सनालिटी एक क्रिकेटर की मैंने देखा नहीं आज तक मेरी पूरी लाइफ में। क्योंकि होंडो को मैंने देखा हूँ जब वो चलता था, जब वो बैटिंग करता था, वो शाहिद अफरीदी लगता था, और वो खुद एक शाहिद अफरीदी का बहुत बड़ा फैन है। और वो जब बैटिंग भी करता था ना, तो वो सिक्स भी शाहिद अफरीदी की जैसे ही मारता था, मतलब लींबू बना दिया करता था बॉल को। और जैसा आज कृष्णा की और उस्मान पटेल की जितनी फैन फॉलोइंग है, ये यूट्यूब होने की वजह से, ये ऑब्वियसली हम सबको पता है। लेकिन उस बंदे की फैन फॉलोइंग बिना यूट्यूब के जरिए इतनी फैन फॉलोइंग थी, मतलब जितनी आज इन दोनों की मिला के है ना, उतनी वो उस बंदे की अकेले की थी। तो आप खुद अंदाजा लगाओ कि अरशद होंडो कितना स्टाइलिश प्लेयर होगा और कितनी चाहत लोगों से उसको मिली होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सुप्रीमो ट्रॉफी 2018 मारुति ऑल्टो 800, सो कैसा था आपके लिए वो मोमेंट? सुप्रीमो ट्रॉफी लगभग पूरे बॉम्बे की नहीं, पूरे महाराष्ट्र की नहीं, पूरे इंडिया की नहीं, मेरे ख्याल में पूरे वर्ल्ड की बेस्ट टूर्नामेंट है। अगर आप किसी भी क्रिकेटर से पूछोगे तो उसका सपना, उसका ख्वाब, उसका ड्रीम एक ही है कि सुप्रीमो ट्रॉफी के फाइनल मारो। और इंडिविजुअल अगर किसी की बात हो तो उस टूर्नामेंट में किसी को सीरीज मिले। उस टूर्नामेंट में मुझे सीरीज मिली ऑल्टो कार। मैं बहुत बड़ा मतलब शुक्रगुजार हूँ उस रब का कि मुझे सीरीज मिली इस टूर्नामेंट में। और उस टूर्नामेंट में सीरीज मिलना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि वो टूर्नामेंट मैंने जैसा बताया आपको वर्ल्ड कप है, उस ग्राउंड पे खेलना मतलब पूरा आईपीएल जैसा ही टूर्नामेंट होता है। और उस टूर्नामेंट में हमने लगभग 3 बार फाइनल मारा। सबसे ज्यादा आज तक अगर कोई टीम फाइनल में पहुंची है तो वो हमारी टीम थी, और जिसने इतने बार फाइनल मारा वो भी हम लोग नहीं मारे। मतलब जितनी बाकी की टीम थी उन लोगों ने एक ही बार फाइनल मारे, हम लोग ही एक ऐसी टीम थी जिन्होंने 3 बार फाइनल मारे। तो आपके लिए वो मोमेंट एग्जैक्टली इतने क्राउड के बीच में, इतने लोगों के बीच में, ये आपको जो ट्रॉफी मिली थी, आपको जो इनाम मिला था, तो कैसा लग रहा था आपको उस वक्त? क्या फील हो रहा था आपको? जैसे मैंने बताया आपको कि वो टूर्नामेंट सच में वर्ल्ड कप है। और उस टाइम पे आए थे संदीप पाटिल, जो इंडियन लेजेंड्स में से है। उनके हाथों से ट्रॉफी लेना, और मेरे भाई भी उस टाइम पे मैच देखने के लिए ग्राउंड पे आए थे। ऐसे कभी वो लोग आते नहीं जल्दी, नजदीक कहीं मैच होते तो आते, लेकिन वो सुप्रीमो ट्रॉफी, सिर्फ वो टूर्नामेंट का नाम सुन के ही लगभग मेरे एरिया से भी 20-25 लोग आए थे वो मैच देखने के लिए, और उसमें मेरा भाई भी शामिल था। उनके सामने, दोनों के सामने मुझे सीरीज में कार मिलना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत अच्छा लगा था कि हाँ चलो मेरा भाई भी है और संदीप पटेल भी आए हैं, तो बहुत बहुत बेस्ट मोमेंट था वो। तो अक्कू, सबसे आखिर में जाते जाते हम जानना चाहेंगे कि आपका हमारे व्यूवर्स के लिए या यंगस्टर्स के लिए कोई मैसेज होगा। जैसे कि आप एज अ स्टार, टेनिस क्रिकेट में आपने काफ़ी नाम कमाया है, सो आप एज अ स्टार के नाते कोई मैसेज देना चाहोगे यंगस्टर्स के लिए? देखो, मैसेज तो मैं यंगस्टर लोगों के लिए हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अपनी क्रिकेटिंग फिटनेस बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में, क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। पहले का क्रिकेट और अभी की क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि पहले ओवर ज़्यादा होती थी, ठीक है, बॉल भी अलग था जिसमें बैट्समैन को और बॉलर को दोनों को रिलैक्सेशन मिलता था। लेकिन आज की क्रिकेट में ना बैट्समैन को रिलैक्सेशन है ना बॉलर को, क्योंकि बैट्समैन मारने वाला है और बॉलर को बचने का बैट्समैन से। तो दोनों के लिए फिटनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। जितनी फिटनेस होगी, और क्रिकेट ज्यादा फास्ट भी हो गया है और ज्यादा मैचेस होने लगी है। पहले हफ्ते में 2 ही मैचेस होती थी, सैटरडे और संडे, लेकिन अभी तो ऑड डे भी मैचेस होने लगी है। तो उसके हिसाब से फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने फिटनेस आपकी रहेगी उतना ज्यादा आप क्रिकेट खेलोगे। और दूसरी बात यह है कि अपनी टीम को अपने से जितना हो सके उतना सपोर्ट देने की कोशिश करने का। मेरा मतलब यह है बोलने का, अगर आपने आज 2 6 मार के अपनी टीम को मैच जिताया है तो कल कोशिश करना अगर 4 भी लगेंगे तो मैं मारूंगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको जमीन पे रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि लैमलाइट क्रिकेट में बहुत ज्यादा हुई है आजकल। किसने भी अगर 2 6 मार दिया तो उसके दूसरे दिन कॉलर टाइट हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी मैंने भी लगभग 17-18 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ। जहां मैं पहले था आज भी वही हूँ। इसलिए हर क्रिकेटर लोग को मैं यही बोलूंगा कि एटीट्यूड क्रिकेट के हिसाब में, मतलब ग्राउंड पे अच्छा रखो, सबसे इज्जत लो और इज्जत दो,
और दूसरी बात ये है कि परफॉर्मेंस अपनी टीम के लिए खेलते जाओ, खुद के लिए कम खेलो, अपनी टीम के लिए ज्यादा खेलो, तो ये सबसे अच्छा होगा अपने आगे के लिए। तो थैंक यू सो मच अक्कू, आप टेनिस क्रिकेट मुमरा टीम के साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, ये थे थाने के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर अख्तर शेख। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमें अपनी राय भी दें कि हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।